रूस और यूक्रेन की लड़ाई में किम जोंग की एंट्री के बाद यूक्रेन के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार किम की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। दावा है कि किम की सेना न सरेंडर का मौका देती है, न ही बंधक बनाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कुर्स्क क्षेत्र के गांव पर कब्जा करने में तानाशाह के सैनिकों ने केवल 2 घंटे के अंदर 300 यूक्रेनी सैनिकों को मार डाला, जबकि एक भी बंदी नहीं बनाया। ऐसे में सवाल यह है कि किम की मदद से रूस अब यह लड़ाई जीतने वाला है क्या? इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। मौत का अखाड़ा बनी युद्ध भूमि। कब रुकेगा रूस यूक्रेन का युद्ध? रूस का खूनी पंजा, यूक्रेन का सर्वनाश। कोरियाई सैनिक ढा रहे जंग में कहर। रूस और यूक्रेन के संघर्ष में उत्तर कोरिया के सैनिक अपना खौफनाक युद्ध कौशल दिखा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुर्स्क क्षेत्र के एक गांव पर कब्जा करने में इन सैनिकों ने केवल 2 घंटे का समय लिया। इस पूरे गांव में मौजूद सभी यूक्रेनी सैनिक या तो मारे गए या फिर भाग गए। हालांकि उत्तर कोरियाई सैनिकों ने किसी भी यूक्रेनी सैनिक को बंदी नहीं बनाया। इसी साल जून में पुतिन और किम जोंग उन के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। पुतिन को जहां सैनिकों की मदद मिलेगी तो वहीं किम रूस की उन्नत हथियार तकनीकी के मिलने से खुश है। इसके अलावा उत्तर कोरियाई सैनिकों के पास इस युद्ध के बाद एक अनुभव भी होगा। उत्तर कोरियाई सैनिकों की रूस में तैनाती के बाद दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक रूप से अपनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। हाल ही में कुछ समय पहले ही दक्षिण कोरिया की तरफ से खुलासा किया गया था कि तानाशाह किम जोंग उनके हजारों सैनिकों को यूक्रेनी संघर्ष में लड़ने के लिए रूस भेजा गया है। रूस में उत्तर कोरियाई सैनिकों की उपस्थिति की पुष्टि अमेरिका की तरफ से भी की गई है। यूक्रेनी सैनिकों पर कोई रहम नहीं, कोरियाई सैनिकों का जोरदार धावा। कुर्स्क के प्लियोखोवो गांव पर हमला, गोली की रफ्तार रूस का हमला। 2 घंटे के अंदर 300 यूक्रेनी सैनिक ढेर। प्लियोखोवो गांव पर रूस का कब्जा। हमले पर यूक्रेन ने कोई टिप्पणी नहीं दी। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए अपनी योजना पर बात की है। वो पुतिन और जेलेंस्की से बात करेंगे। ट्रंप का मानना है कि युद्ध से भारी तबाही हुई है और इससे रोका जाना जरूरी है। ट्रंप ने इस दौरान यूक्रेन को दी जा रही अमेरिकी सहायता पर भी सवाल उठाए हैं। ट्रंप का प्लान रेडी है, 34 महीने से चल रहे युद्ध पर लगेगी रोक। रूस और यूक्रेन के बीच समझौता। ट्रंप जंग रोकने की कोशिश करेंगे। पुतिन जेलेंस्की से बात करेंगे ट्रंप। यूक्रेन को मिल रही अमेरिकी सहायता। यूक्रेन को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता। हम युद्ध को खत्म कर सकते हैं, ट्रंप। युद्ध की भरपाई में 10 साल लगेंगे, ट्रंप। अमेरिकी चुनाव प्रचार के समय भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद युद्ध को समाप्त करा देंगे। व्हाइट हाउस में लौटने से ठीक पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के प्लान पर हुए सवाल का जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी बात की जाएगी। हमारा मकसद इस जंग को रोकना है। हमें इसे रोकना होगा क्योंकि ये नरसंहार है। इस युद्ध में आबाद शहरों को खंडहर में बदल दिया है। इस युद्ध को अब रुकना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की जोड़ी ने यूक्रेन को बुरी तरह से रौंद डाला है। खबर आ रही है कि महज 35 दिनों के अंदर ही रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों ने मिलकर यूक्रेन के 5 नए इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हैरानी की बात तो ये है कि उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेनी को जान से मार रहे हैं, उन्हें सरेंडर करने का मौका ही नहीं दे रहे। रूस यूक्रेन जंग हुई एक तरफा। 3 साल से अधिक वक्त से जारी जंग। रूस यूक्रेन जंग में पुतिन हुए विकराल। यूक्रेन का किला रूसी सेना ने घेरा। डोनेस्क इलाके में रूसी सेना घुसी। रूसी कोरियाई सेना ने मिलकर कोहराम मचाया। जंग में 12,000 उत्तर कोरियाई सैनिक। कोरियाई सैनिक यूक्रेन के खिलाफ ब्रह्मास्त्र। रूसी सेना इस वक्त यूक्रेन पर जबरदस्त हवाई हमले, मिसाइल हमले, टैंक और तोपखाने के हमलों से यूक्रेनी सेना की चीथड़े उड़ा रही है। हैरानी की बात तो ये है कि यूक्रेनी सेना अब तक 180 मोर्चों से भाग चुकी है। यहां अगस्त 2024 से दिसंबर 2024 के बीच रूसी सेना ने पूरे यूक्रेन के 20% इलाके पर कब्जा कर लिया है। अगर पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क की बात करें तो यहाँ पर रूसी सेना 60% इलाके पर कब्जा कर चुकी है। अगर इसी तरह से यूक्रेन के सैनिक मारे गए तो पूर्वी यूक्रेन में महज 10 दिन के अंदर यूक्रेनी सैनिकों का सफाया हो जाएगा। ऐसे हालात में आप अंदाजा लगाइए कि जब 20 जनवरी 2025 को ट्रंप
ऑफिस में राष्ट्रपति बनकर कुर्सी संभालेंगे, तब तक तो रूस और उत्तर कोरिया मिलकर यूक्रेन को तबाह कर डालेंगे। कुल मिलाकर हालात ये हैं कि यूक्रेन पर पुतिन और किम के डबल अटैक ने यूक्रेन और नाटो के होश उड़ा दिए हैं। अगर यही हालात रहे तो रूस आधे यूक्रेन पर आसानी से कब्जा कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो रूस यूक्रेन के युद्ध में किम जोंग की एंट्री ने परिस्थितियों को बहुत ज्यादा यहां पर बदल दिया। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। देवनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। चर्चा की शुरुआत ही इसी बात से करेंगे कि किम जोंग, जहां पर उनका नाम आता है तानाशाह किम जोंग, और तानाशाही के लिए वो जाने जाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने ट्रेलर यहां पर दिखा दिया है, कुर्स्क में एक गांव पर हमला किया गया, 300 यूक्रेनी सैनिकों को बेदर्दी से मार दिया गया, कोई बंदी नहीं बनाया गया, किसी तरह का कोई यहां पर कहा जा सकता है कि किसी भी तरह की कोई दया यहां पर वो नहीं करते हैं। ऐसे में अब किस तरीके की परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं आपके लिहाज से, क्या कहेंगे सर? जी हाँ साहिल, यूक्रेन और रूस के युद्ध में करीबन अब 3 साल होने के लिए जा रहे हैं। और पुतिन का ये आकलन है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद का शपथ लेंगे 20 जनवरी को, तो तुरंत कुछ ऐसी कार्रवाइयां करेंगे जिससे कि युद्ध विराम के लिए ज़ेलेंस्की बाध्य हो जाएं। तो इसके लिए पुतिन ने 2-3 कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। एक तो उन्होंने अपने जो मित्र हैं किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह, उनसे 12,000 फौज उधार में ली है और इनको क्रैक कमांडो एंड स्पेशल फोर्स माना जाता है। नॉर्थ कोरियन की जो आर्मी है, इनको लगा दिया है क्रुक्स रीजन में। और ये जो क्रैक कमांडो है नॉर्थ कोरिया के, ये एक चीज में यकीन करते हैं कि दुश्मन के ऊपर जब हमला करो तो इस तरह से खौफ पैदा करो कि दुश्मन की जो बाकी पलटने हैं, बाकी रेजिमेंट हैं, वो उनका नाम सुन के ही युद्ध क्षेत्र छोड़कर पलायन कर जाएं। हाँ। तो ये क्या करते हैं कि लड़ाई में जब ये जीतना शुरू करते हैं तो दुश्मन को कोई घायल सिपाही होता है उसे मार डालते हैं, कोई युद्ध बंदी होता है उसे मार डालते हैं। क्योंकि नॉर्थ कोरिया की आर्मी ये सोचती है कि युद्ध बंदी लेंगे तो फिर युद्ध बंदियों को खाना खिलाना पड़ेगा, उनके लिए एक जेल बनानी पड़ेगी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा सिरदर्द है। तो नो प्रिजनर्स टू बी टेकन। अब पुतिन ने यह भी डिसाइड कर लिया है कि 20 जनवरी के पहले पहले, यानी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक हस्तक्षेप होने के पहले पहले, वो ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है वो पूर्वी दोनबास में घेर लें, चाहे दोनेत्स्क हो, लुहांस्क हो, खेरसोन, ज़ेपोरिज़िया, सब जगह पे रूस की फौज हर रोज 1-2 किलोमीटर आगे बढ़कर यूक्रेन के गांव पर कब्जा कर रही है जी। तो उनको मालूम है कि जितना ज्यादा कब्जा कर लेंगे तो सीज फायर टॉक्स के दौरान जब शांति की बात होगी तो रूस को मजबूती से पहल करने का मौका मिलेगा टेबल टॉक्स में। जी ठीक। अच्छा देवनाथ जी, जब बात होगी तब होगी, लेकिन अभी अगर स्थितियों की हम बात करें तो रूस और यूक्रेन युद्ध जो है, जैसा कि हमें लगा था कि जब अमेरिका में चुनाव हुए थे उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि युद्ध जो है वो खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा और ट्रंप इसमें हस्तक्षेप करेंगे और उसके बाद जो युद्ध है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा समय हमने देख लिया है ये युद्ध चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब किम जोंग की एंट्री हो गई है, जिस तरीके की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है, ऐसा प्रतीत तो नहीं होता कि ये युद्ध थमता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ साहिल, आपने जो कहा उसमें कुछ सत्यता जरूर है। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए 3 ही विकल्प हैं 20 जनवरी के बाद। एक तो जैसे युद्ध चल रहा है, जिसका मतलब है कि जिस तरह से अमेरिका सहायता दे रहा है ज़ेलेंस्की को, वो जारी रखें। तो उनके विरोधी बोलेंगे फिर आपने खास क्या किया, जो बाइडेन ने जो किया वही कर रहे हैं। हाँ। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए दूसरा विकल्प ये है कि वो इस युद्ध की विभीषिका को बढ़ा दें, यानी अब यूक्रेन को और ज्यादा सैन्य सामग्री, गोला बारूद, हथियार दें ताकि यूक्रेन और ज्यादा विकराल रूप धारण करके रूस से लड़ सके। लेकिन शायद अमेरिका के टैक्स पेयर्स अब इसके लिए राजी नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, उनको मालूम है कि यूक्रेन को जो वो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार दे रहे हैं, यूक्रेन को ये पैसा वापस करने में दशकों लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि ये जो
आज तक आकलन है कुछ क्षेत्रों का कि 26 बिलियन डॉलर्स के हथियार दिए गए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये 26 बिलियन डॉलर अमेरिका चैरिटी में डाल रहा है, मुफ्त में दे रहा है, नहीं। वो आस्ते आस्ते यूक्रेन से येन के इन प्रकारेण डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से इस पैसे की वसूली करेगा, जैसा कि उसने जापान के साथ और जर्मनी के साथ किया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि ज्यादा उनके टैक्स पेयर्स अब हथियार नहीं देना चाहते, उनकी अंदरूनी राजनीति का हिस्सा है। तीसरा विकल्प यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जेलेंस्की के ऊपर थोड़ा सा दबाव डाले युद्ध बंदी के लिए। हाँ। और दबाव डालने का सबसे आसान तरीका है कि जो हथियार दे रहे हैं, समझिए 100 बॉम्ब्स जेलेंस्की को दे रहे हैं अमेरिका हर रोज, उसको ठीक है शून्य ना करें, लेकिन 100 से कम करके हर रोज 90 कर दें, अगले दिन उसको 80 कर दें, उसके लिए अगले दिन 70 बॉम्ब सप्लाई करना शुरू कर दें। तो जेलेंस्की अपने आप समझ जाएंगे कि अमेरिका अब हाथ खींच कर मदद कर रहा है। जेलेंस्की युद्ध बंदी की शर्तों को मानने के लिए, पीस टेबल पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी ठीक। निपुण आलम्बियान विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। अभी हम चर्चा कर ही रहे थे देवनाथ जी के साथ कि एक तानाशाह की एंट्री हो गई है रूस यूक्रेन युद्ध में, और जब किसी तानाशाह की एंट्री होती है तो किस तरीके से परिस्थितियां बदलती है उसकी तस्वीर हमने पहले ही जो आक्रमण किया गया है उसमें देख ली। 300 यूक्रेनी सैनिकों की निर्मम हत्या यहां पर कर दी गई, कोई किसी को भी यहां पर बंदी नहीं बनाया गया, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई, कोई मौका भी नहीं देते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है परिस्थितियां किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए, अभी यूके देवनाथ जी को मैं सुन रहा था, बिल्कुल सही उन्होंने बोला कि जो नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स हैं उनकी ट्रेनिंग जो है वो इस तरीके से की गई है कि सरेंडर नहीं, किल, शूट टू किल एक पॉलिसी होती है जो फोर्स में चलाई जाती है कि आपको शूट करना है, किल करने के लिए। कोई सरेंडर कर रहा है तो सरेंडर भी आप स्वीकार नहीं करेंगे, आप उसको हिट ही करेंगे, मारेंगे ही मारेंगे। जी जी। तो ये तो नॉर्थ कोरिया का स्टैंड रहा है। और देखिए, जो पुश वाले रीजन में जहां पर आपका ये नॉर्थ कोरियन फोर्सेस उतारी गई हैं, ये रीजन वो रीजन है जो रशिया का रीजन था, और जो आपका रशिया के रीजन के ऊपर यूक्रेन ने कब्जा करने का प्रयास किया, कंट्रोल करने का प्रयास किया। रशियंस को काफी बड़ी संख्या में जो रशियन सिटीजन थे उनको वहां से खाली भी करना पड़ा। और ये रशिया के लिए बड़ा ही कहते हैं ना कि एक बड़ा ही एक घात की तरह से था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर कोई फोर्सेस या 90s के बाद हम बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई फोर्स जो है आपका रशिया के क्षेत्र में अंदर आपकी घुसी थी। और रशिया इस बात को कैसे एक्सेप्ट करे कि एक यूक्रेन के ऊपर जिसको हम लोग कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं वो अपनी फोर्सेस को कुछ रीजन में भेज दे रहा है। तब नॉर्थ कोरियन फोर्सेस को जो था वहां पे उतारा गया। अब ये है कि वो कुछ जो रीजन है रशिया वापस लेना चाहता है और किसी भी कीमत में वापस लेना चाहता है, क्योंकि जो रशिया चुनौती दे रहा है अमेरिका को, नाटो को, वो रशिया अगर यूक्रेन से हार जाता है, रशिया यूक्रेन को अपना रीजन छोड़ना पड़ जाता है, तो ये रशिया वैसी स्थिति हो जाएगी और उसको एक्सेप्ट करना बड़ा भारी हो जाएगा किसके लिए, रशियंस के लिए। तो रशिया ने इस बात को उतारा। और अभी जो यूके देवनाथ जी बोल रहे थे, मैं उनकी बात से थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ाते हुए बोलता हूं कि देखिए, अगर हम डोनाल्ड ट्रम्प की जिस प्रकार की स्थिति वहां पे बनी हुई है, देखिए डोनाल्ड ट्रम्प का सिंपल सा कहना ये है कि माई फोकस ऑन द इकोनॉमी, मेरा पूरा जो फोकस होगा वो केवल अर्थव्यवस्था पर होगा। और डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना नाटो को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प का जब कार्यकाल होगा 2017 से जो 2020 का रहा, तो उन्होंने तो ये तक कह दिया था जितने नाटो कंट्रीज हैं कि आप अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं, कम से कम 2-2 बिलियन सब लोग डालें। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका लेके घूमेगा। अमेरिका क्यों लेके घूमेगा? आप सबको भी नाटो में क्या करना पड़ेगा, अपने डिफेंस को बजट को बढ़ाना पड़ेगा। तब मैं सिक्योरिटी की बात करूंगा। तो जो प्रेसिडेंट या जो कंट्री इस एटीट्यूड में काम कर रहा है वर्ल्ड के साथ, नाटो के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन के अंदर वो फंडिंग करेगा, यूक्रेन को पैसा देगा लड़ने के लिए। और लड़ने के लिए पैसा देने की आवश्यकता है क्या मिलेगा अमेरिका को? मुझे आज तक समझ ये नहीं आया कि हम यूक्रेन को नाटो का पार्ट बना लेते हैं, यूक्रेन को ईयू का पार्ट बना लेते हैं, तो इससे क्या हासिल हो जाएगा आपका अमेरिका को या आपका नाटो फोर्सेस को? रशिया तो पहले से इतना बड़ा ताकत नहीं है कि हम उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने का प्रयास करें। सही एनिमी जो है वो आपका चाइना है। अगर चाइना को उन्होंने कंट्रोल नहीं किया तो चाइना एजोनोमिक स्टेटस में आएगा, रशिया भी एजोनोमिक स्टेटस में आने वाला नहीं है। रशिया जो भी सपोर्ट में है वो आज चीन के साथ में है। आज चीन बड़े भाई की भूमिका में, पहले रशिया बड़े भाई की भूमिका में था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा
अपने प्राइमरी फोकस से कहीं ना कहीं ध्यान भटकाया गया और पुतिन साहब को ज्यादा ध्यान देकर ठीक। उन्होंने चीन को कहीं ना कहीं अंडरमाइन किया है। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रम्प कहीं ना कहीं चीन को ही फोकस करेंगे, तो उनका ध्यान ठीक यूक्रेन है। पर होगा नहीं, ऑटोमेटिकली पीस की ओर बढ़ेगी बात। देवनाथ जी, जैसा कि हम चर्चा कर ही रहे थे कि किस तरीके की ट्रेनिंग है किम जोंग की सेना की, और उस ट्रेनिंग के बाद जिस तरीके की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं वो लाजमी है, क्योंकि उन्हें तो सिखाया ही ये जाता है कि कोई सरेंडर नहीं, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं, नो मर्सी के तहत कार्रवाई की जाए। और उसी पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से 300 जो सैनिक हैं उनकी निर्मम हत्या यहाँ पर कर दी गई, एक गांव पर कब्जा कर लिया गया। आने वाले समय में ये परिस्थितियां और ज़्यादा विकराल रूप अगर धारण करती हैं तो बाकी जो महाशक्तियां हैं उनका क्या रोल आप देख पा रहे हैं इसमें? जी हाँ, अभी जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है वो ऐसे निर्णायक या नाजुक दौर पर पहुंच चुकी हैं जहां पे कि उभय पक्ष एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तो इससे विश्व में ना सिर्फ दूसरी महाशक्तियां वरन दूसरे जो आम सिविलाइज्ड देश हैं उनमें भी थोड़ी परेशानी देखने को मिल रही है। खासतौर से दुनिया के वो देश जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों को ज्यादा वैल्यू देते हैं। जी। भारत चिंता जताई है। भारत के साथ साथ अगर आप देखें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, नेदरलैंड, इन सब देशों ने ये चिंता दर्शाई है कि इस युद्ध की विभीषिका अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां उभय पक्ष एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हो ये रहा है कि चाहे फौज जीते या ना जीते, सिविलियन नागरिकों को बड़ी संख्या में हताहत किया जा रहा है। हर रोज उभय पक्ष में 10 से 20 सिविलियंस मारे जा रहे हैं और 100 से लेके 200 तक सिविलियंस जो हैं वो हताहत हो रहे हैं। किसी का पैर उड़ गया, किसी का हाथ उड़ गया, किसी के आंख में क्षति पहुंच गई। यानी आने इस युद्ध की जो विभीषिका है, ये युद्ध खत्म होने के बाद भी आगे हम 10 साल, 20 साल, 50 साल तक उभय पक्ष में ऐसे लोगों को देखेंगे जो कहेंगे कि जब यूक्रेन का युद्ध हुआ था 2022, 23, 24 में, तब उनके पैर युद्ध में उड़ गए। एक और चीज है कि यूक्रेन में इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ज्यादा क्षति पहुंचा है कि युद्ध जिस दिन खत्म होगा तो ना सिर्फ अमेरिका वरन यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, नेटो देश, यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, उनका आकलन है कि करीबन $16 बिलियन हर साल पंप इन करना पड़ेगा। यानी हर साल $16 बिलियन खर्च करना पड़ेगा, तब जाके 5 या 10 साल या 20 साल की अवधि में यूक्रेन जो है फिर से उस लेवल पर पहुंच जाएगा जिस पर वो 2022 की फरवरी के पहले था। यानी यूक्रेन में रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, कारखाने, हाईवेज, सबसे बड़ी बात है सरकारी तंत्र, बिजली के जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, डैम्स, सब ध्वस्त हो चुके हैं। इनको फिर से चालू करने में, फिर से रिहेबिलिट करने में 10 से 20 साल का समय लगेगा। बिल्कुल। और देवनाथ जी, जिस तरीके की बात आप यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि ये आने वाले भविष्य की वो भयावह तस्वीरें हैं जो हम देखेंगे, क्योंकि एक लंबा समय यहाँ पर इस संघर्ष को बीत गया है और अब जिस तरीके से एक तानाशाह की एंट्री इस युद्ध में हो गई है, तो उससे तो स्थितियां और ज्यादा भयावह हो जाएंगी, चाहे वो किसी का भी समर्थन में क्यों ना हो। नुकसान यहां पर दोनों ही देशों का होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि आने वाले कई साल अब इसके डैमेज कंट्रोल में यहां पर लग जाएंगे, ये साफ है। जी हाँ, रूस जो है उसको मालूम है कि उसे इस युद्ध में तभी सीजफायर करने के लिए जेलेंस्की राजी होंगे जब जेलेंस्की की जो आम आवाम है वो शायद जेलेंस्की के विरुद्ध या तो बोलना शुरू कर देगी या कम से कम खलबली पैदा करना शुरू कर देगी। नॉर्थ कोरिया इस युद्ध में शुरुआती दिनों से ही रूस का बड़ा सहयोगी रहा है। अगर आंकलन देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया ने अभी तक लाखों की संख्या में करीबन 1,20,000 या 1,60,000 टैंक और तोप के गोले सप्लाई किए हैं रूस को पिछले 3 साल में। क्या हो रहा है साहिल की नॉर्थ कोरिया में जो आर्म्स एंड अम्युनिशन यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं वो नॉर्थ कोरिया में
चीन की मदद से और रूस की मदद से ही लगाए गए थे। जी। ये सोच के कि एक दिन नॉर्थ कोरिया जो है वो दक्षिण कोरिया पर हमला करके उसको कब्जे में ले लेगा। हाँ। तो उनके जो वेपन सिस्टम्स हैं, जैसे तोपों का जो कैलिबर है या टैंक के जो तोपों की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जी। वो रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के सेम हैं। यानी नॉर्थ कोरिया में जो हथियार बन रहे हैं, जो गोले बन रहे हैं, टैंक के शेल बन रहे हैं, वो चीनी तोपों में और रशियन टैंक में फिट हो जाते हैं। जी जी। तो इस तरह से नॉर्थ कोरिया इस युद्ध के शुरुआती दिनों से ही रूस को मदद दे रहा है। अब जो इसने 12,000 फौज भेजी है, इससे एक शॉक एंड ऑ है, दहशत छाई हुई है यूक्रेन के ट्रूप्स में। देखिए, यूक्रेन के ट्रूप्स में ज्यादातर जो ट्रूप्स हैं वो वॉलंटियर्स हैं। ठीक। आम जो बच्चे हैं 18 साल, 20 साल, 22 साल के, उनको कॉलेजेस से पकड़कर फौज में 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद दाखिल कर लिया है। हाँ, तो हाँ। जब ये यूक्रेन के प्रोफेशनल ट्रूप्स को देखते हैं तो थोड़ा सा जाहिर बात है कि 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद ये बच्चे थोड़ा खौफ खा जाते हैं। जी ठीक। चलिए देवनाथ जी, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में साथ निभाया, तमाम चीज़ों पर प्रकाश डाला, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर अब रूस यूक्रेन युद्ध में तानाशाह किम जोंग की एंट्री के बाद कई लोगों का मानना है कि अब ये फाइनल अटैक है और कुछ ही दिनों में यूक्रेन की पूरी सेना का सफाया यहां पर हो जाएगा। किम जोंग ने ट्रेलर भी यहां पर दिखा दिया है। एक गांव पर कब्जा करने के दौरान 300 सैनिकों की निर्मम हत्या यहां पर की गई है। नो मर्सी के तहत किम जोंग की सेना रूस को मदद दे रही है और यूक्रेन पर तबाही बनकर बरस रही है। अब आने वाले समय में यह युद्ध किस ओर जाता है, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।